नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट पिनाज त्यागी। और ऑपरेशन सिंदूर की गूंज इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। भारत ने आतंकवादियों के 9 ठिकानों को रात 1 बजे निशाने पर लिया और 100% कामयाबी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ आतंकवादियों का सफाया किया। कितने आतंकवादी मारे गए इसका कोई नंबर फिलहाल एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन जो जानकारियां आ रही हैं इस वक्त पाकिस्तान से वो 3 डिजिट में हो सकता है। मतलब 100 के ऊपर आतंकवादी इन स्ट्राइक्स में मारे गए हैं, इसकी पक्की जानकारियां अब आ रही हैं। पाकिस्तान में जबरदस्त तरीके से हड़कंप है। पाकिस्तान की सेना अपना चेहरा बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए केवल यह कह रही है कि हम भारत को जवाब जरूर देंगे। वहां उनके यहां भी जैसे मोदी जी ने कह दिया था कि हमारी फौज स्वतंत्र है कार्रवाई करने की, उन्होंने भी एक तरीके से गीदड़ बफकी में कह लीजिए डींगे हाँकने के लिए कह दिया है कि हमारी फौजें स्वतंत्र हैं। पाकिस्तान जो करेगा वो करेगा, लेकिन पाकिस्तान को जो भुगतना पड़ा है ये उसको कई बरसों तक याद रहेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में बच्चे बच्चे की जुबान पर है इस वक्त। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान है जिनको आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। मैं बात कर रहा हूं भारतीय सेना के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लन साहब की। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर का बहुत छोटा सा परिचय। कमांडर 15 कोर यानी कश्मीर की हमारी वो आर्मी की कमांड जो कि पाकिस्तानी आतंकवादियों और एलओसी पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए जिसकी जवाबदेही है। इसके अलावा जनरल ढिल्लन डीजी रहे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की। और कौन भूल सकता है उनके वो अमर शब्द, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, जिसको उन्होंने बाद में एक किताब की शक्ल भी दी है। जब उनसे एक सवाल हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई गाजी नाम का आतंकवादी पाकिस्तान से शायद आया है, उसके जवाब में उनके मुंह से निकला था कितने गाजी आए कितने गाजी गए। पिनाज बिल्कुल। और आज हमारे साथ सर हैं, तो सर सबसे पहले मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। पूरा देश जो है इस वक्त एक अलग उत्साह में है, लेकिन उसके साथ ही एक सवाल है जिस सवाल के साथ ही मैं शुरुआत करूंगा कि क्या करेगा पाकिस्तान। हमने जो करना था वो कर दिया, लेकिन अब पाकिस्तान भी तो रिटेलिएट करेगा। कैश 22 सिचुएशन में है, वो क्या करेगा? वो आपकी समझ, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? थैंक यू सौरभ एंड थैंक यू पिनाज। पाकिस्तान जो है ये जो मुल्क है वो मिलिट्री रन कंट्री है, यानी कि फौज जो है वो उसको चलाती है। वहाँ पे पॉलिटिशियंस या बाकी किसी का कोई रुतबा नहीं है। और फौज के अंदर भी जो पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान है वो डोमिनेशन में है, और वो बेसिकली पाकिस्तान का फ्यूचर और पास्ट और प्रेजेंट का कैसे होगा उसका करते हैं। अभी इसमें जब इंडिया ने जो रिटेलिएशन की, यानी कि पहलगाम में हमारे नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तान के ट्रेंड और ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड और एग्जीक्यूटेड टेररिस्ट ने आके हमारे नागरिकों की हत्या की, कोल्ड ब्लडेड हत्या, उनके बच्चों के सामने, उनकी वाइफ के सामने, उनके पेरेंट्स के सामने कत्लेआम किया। उसके बदले में हिंदुस्तान ने उनके सिर्फ टेरर के बदले टेरर, उनके टेररिस्ट ठिकाने, चाहे वो जैश-ए मोहम्मद के हैं, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा के हैं, और बिल्कुल प्रिसिशन से किया गया। जैसे सौरभ जी बोल रहे थे, उसमें कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है, कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को कैजुअलिटी जहाँ टच नहीं किया गया। इसके बदले में अभी एक होता है कि सोच विचार करके, अपनी इकोनॉमिक हालात देख करके फिर अपने आगे का सोचना। लेकिन पाकिस्तान, जैसे कि हमने देखा है पहले जब हमने परमाणु बम का जो हमने एक्सप्लोजन किया था उस टाइम पे भी, और जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी उस टाइम पे भी, पाकिस्तान एकदम जल्दी में रहता है कि मेरी जो ठेस पहुंची है उसकी जो साख को, वो पंजाबी पाकिस्तान मुसलमान को वो मंजूर नहीं है। और पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान की जो इज्जत है, जो चौधरी पन्ना उसका है, वो उसको ठेस पहुंची है। जो कल ऑपरेशन सिंदूर, जो आज सुबह ऑपरेशन सिंदूर किया गया, तो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान इसके बदले में रिटेलिएशन करेगा। लेकिन उसको ये भी मालूम है कि मेरी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, मिलिट्री कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, आगे चल के बात होगी कि उनकी मिलिट्री कहाँ कहाँ तक फैली है, तो वो इसको एक लिमिटेड लेवल तक रखेगा। लेकिन वो करेगा जरूर, क्योंकि उसको डोमेस्टिक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो अपने नागरिक है, उनको बताना है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो जैसे आपने कहा पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान डोमिनेट करता है पाक आर्मी को, तो ऐसा साउंड कर रहा है जैसे अब इसके नाक का सवाल बन गया कि मैं कुछ करके दिखाऊं। बिल्कुल, नहीं तो बाकी जो और कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं पाकिस्तान की वो इन पर हावी हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने उदाहरण दी, जब न्यूक्लियर बम एक्सप्लोजन हमने किए थे, उसमें भी इमीडिएटली इन्होंने फिर अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। जब बालाकोट हुआ तो अगले ही दिन अपने एयरक्राफ्ट के साथ इन्होंने भी एक छोटा सा एक्शन किया
टू प्रूव टू द वर्ल्ड एंड टू द डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी कि हमने कर दिया। तो वैसा ही कुछ अभी किस किस्म में आएगा, वो जो आज के कमांडर हैं उन्होंने इसके बारे में, और इंटेलिजेंस की खबरें आ रही होंगी तो उनको इसके बारे में मालूम होगा, लेकिन करेगा जरूर और जल्दी करेगा। सर, फेल्ड स्टेट की स्थिति में पाकिस्तान इस वक्त पहुंचा है, इकोनॉमिकली गृह युद्ध जैसे हालात हैं, तो ऐसे में क्या हम रिटेलिएशन कुछ बड़ा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसको भी डिनाई नहीं कर सकते? अपना देखिए, इसमें जो हमने किया वो टेरर एक्ट के खिलाफ हमने उस टेररिस्ट को हिट किया। ठीक। ये अगर मैं उदाहरण दूं तो जब 9/11 हुआ, ओसामा बिन लादेन ने किया, अमेरिका ने एबोटाबाद में आके ओसामा बिन लादेन को हिट किया और निकाल के ले गए। वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि उनके मुल्क में टेररिस्ट जो एक्शन हुआ उसके बदले में जिसने किया उन्होंने आके उसको हिट किया और उसको उठा के ले गए। इसी तरह से हमारे देश में जो टेररिस्ट एक्ट हुआ, हमने अपने जो भी हमने यूज़ किए हैं प्रोजेक्टाइल्स, उसके हिसाब से हमने बहावलपुर, मरीद के ऊपर तक, मुजफ्फराबाद तक 9 जो ठिकाने हिट किए हैं, तमाम टेररिस्ट ठिकाने हैं, कोई सिविलियन नहीं, कोई मिलिट्री। तो हमारी तरफ से अभी तक एक्ट ऑफ वॉर नहीं हुआ है। और अभी जो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा बॉर्डर के इस तरफ, जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ, जहाँ सिविलियन टारगेट या मिलिट्री टारगेट, जब वो अगर सिविलियन या मिलिट्री टारगेट को टच करता है तो दैट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। फिर वी आर इंडिपेंडेंट, हम उसके बाद में कुछ भी करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। सर, इस सवाल के थोड़ा डिटेल में हम लोग बार बार इसीलिए जा रहे हैं बिकॉज आप सर के 2 बातें और उनके बारे में जाननी जरूरी हैं। जब पुलवामा के बाद बालाकोट की एयर स्ट्राइक की गई तब आप कश्मीर के कमांडर थे, और जब 2019 में सेम ईयर जब 370 हटाई गई धारा, उस वक्त आप कश्मीर के इंचार्ज थे। तो आपने पाकिस्तान के मूव्स एंटीसिपेट किए हैं 2 बार कामयाबी के साथ। इसीलिए ये सवाल आपसे पूछते हुए हमको लग रहा है कि शायद हमें कुछ ऐसा जवाब मिले, वो किस हद तक जा सकता है। देखिए, मैं बिना डिटेल्स में जाते हुए, क्योंकि ऑपरेशनल डिटेल्स जो हैं वो मेरे साथ ही मेरी कवर में जाएंगी, एक चीज क्लियर है, पाकिस्तान अंडरस्टैंड्स ओनली द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। अगर आप ताकत की भाषा बोलोगे तो वही पाकिस्तान को समझ में आती है। और पाकिस्तान के साथ जो आज की सरकार है, जो जितनी ताकत की भाषा है वो उसको समझ आ रही है, और अभी उसको अपनी अंदरूनी हालात भी मालूम है, उसकी इकोनॉमी क्या हालत है, उसकी डिप्लोमेसी का क्या हालत है। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ आप ये नहीं कह सकते कि चलो कोई हम भाई भाई, उसको जितना दबा के रखोगे पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान को, उतना ही उसकी अकल ठीक रहती है। सर, हमने तो अपना दबाने का काम कर दिया, हमने तो बता दिया कि भाई पीओके नहीं, अब हम एलओसी के पार जाके भी, लाहौर के पास जाके भी आपको मार सकते हैं। अभी तो आतंकी मारे हैं, अगर ज्यादा आगे बढ़ोगे तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। तो हमने तो अपनी चौधराहट कह लीजिए, या हमने अपना स्ट्रैटेजी पूरी क्लियर कट कर दी। तो पाकिस्तान का जो रिटेलिएशन, क्योंकि आप कह रहे हैं कि खुद कमजोर है इस वक्त, तो वो रिटेलिएशन क्या सिर्फ एक जिसे कहते हैं इमेज पोस्टरिंग के लिए, फोटो अप के लिए होगा? बिल्कुल, वो रिटेलिएशन सिर्फ अपनी जो इज्जत को ठेस पहुंची है उसको किसी तरह से थोड़ी मलम पट्टी करने के लिए, और अपने अंदर। लेकिन ये तो वो मुल्क है जिसने ये भी बोल दिया था कि 1971 में हम जीते हैं जी। पर उस टाइम पे मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो चलो दूसरी बात है। वो ये तो कुछ भी होता है कह देते हैं कि हम जीते हैं। एक ही मिलिट्री है वर्ल्ड में जिसने आज तक एक भी जंग नहीं जीती, और अपनी साख बचाने के लिए वो कुछ करेंगे। लेकिन इसका भी एक तोड़ है जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस को मालूम है, हमारी लीडरशिप को मालूम, उसको ये बहुत क्लियरली बोल दिया जाता है कि अगर अभी आपने कुछ किया तो जो हमारा पलटवार होगा वो कम से कम 10 गुना स्ट्रांग होगा, वो आप झेल नहीं पाओगे। मतलब ये अगर दोबारा आप ये हिम्मत करता है तो हम फिर करेंगे कुछ, नेचुरली उसका जवाब देंगे। उसका जवाब देना जरूरी है, ताकि ये रहता है कि लास्ट गोल किसने किया। ओके। और उसके लिए ये है कि तो अगर जो भी करेगा उसके 10 गुना मैं करूंगा। और जब उसको ये भाषा, जो मैं कह रहा था ताकत की भाषा, जब उसको ये भाषा समझ आती है और उसको ये भी मालूम है कि दे वॉक द टॉक, ये जो बोलते हैं वो करेंगे, तब पाकिस्तान अपने जो उसकी काबिलियत है, जो उसकी हैसियत है, उसके अंदर रहेगा। सर, आप कह रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ तो करेगा, जो वो करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में तो कोई टेरर कैंप है नहीं, जो वो करेगा या तो सिविलियन को हमला करे या फिर आर्मी को, तो एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा। जी बिल्कुल, हम 10 गुना रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल। तो क्या आर वी हेडिंग फॉर अ वॉर? नो, इसमें ऐसे होता है कि जो 10 गुना रिएक्शन है ना, वो कैपेबिलिटी है, और वो इसलिए कैपेबिलिटी के थ्रेट इन बीइंग इज बेटर देन द थ्रेट इटसेल्फ। कि अगर उसको मालूम है कि ये, अभी जैसे न्यूक्लियर की बात कर लीजिए, हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि वी विल नॉट यूज द फर्स्ट वेपन,
ना ही हम जो जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन है हम उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन उसी लाइन के बाद नो फर्स्ट यूज के बाद में है कि अगर किसी ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया तो हम एक मैसिव स्ट्राइक करेंगे और अनएक्सेप्टेबल डैमेज। ये जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है ये पाकिस्तान को बताती है कि अगर आप एक आधा कर भी लोगे कहीं पे, फिर जो इंडिया का जो रिस्पॉन्स आएगा, और पाकिस्तान कंट्री छोटी है, 6-7 देश शहर हैं, वो फिर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को खतरा हो जाएगा। तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि हमने इसको ताकत दिखाई तो उसके बाद ये चुप बैठ जाएगा अपने आप? बिल्कुल, मैंने ये किया कश्मीर में। अच्छा, तो ये जब ताकत आप दिखाते हो तो फिर वो चुप बैठता है, नहीं तो वो कुछ ना कुछ आपके घर के बाहर या आपके लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ ना कुछ वो टुक 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 करता रहता है। लेकिन जब आप उसका मुंह तोड़ जवाब देते हो फिर वो शांति से बैठ जाता है। फिर साइकोसिस ही काम करेगा उसके बिल्कुल। साथ। सर ये जो इनका आर्मी चीफ है इसके बारे में आपकी क्या रीडिंग है? जो दुनिया ने पहली बार वो भाषण देखा तो हैरान रह गई कि एक सेना प्रमुख हिंदू मुसलमान की भाषा, टू नेशन थ्योरी याद दिला रहा है सबको। लोग कह रहे हैं कि ये एक जिहादी जनरल है। उसमें देखिए ऐसे है, जो आसिम मुनीर है, पुराना DGISI रह चुका है, जलंधर से मुहाजिर होके इसका परिवार गया है। कहने को पंजाबी है लेकिन मुहाजिर है। और जैसे परवेज मुशर्रफ भी मुहाजिर था, परवेज मुशर्रफ को भी अपनी वहाँ पे जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ अपनी वफादारी प्रूव करने के लिए उन्होंने कारगिल किया। इसको भी अपनी ये वफादारी प्रूव करनी है कि मैं मुहाजिर तो हूँ लेकिन मैं सबसे बड़ा पाकिस्तानी हूँ। और ये जो टू नेशन थ्योरी वाली जो बात उन्होंने की कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं और मुसलमान हिंदू से अच्छा है, और दूसरा उन्होंने बात की थी कश्मीर इज़ अ जगलर वेन। और यही उसके 5-7 दिन बाद जब पहलगाम का अटैक होता है, उस टाइम पे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में थे, भारत के प्रधानमंत्री जी सऊदी अरेबिया में थे, और ताकि वर्ल्ड का पूरा फोकस यहाँ पर था। और उस टाइम पे जो अटैक किया तो कश्मीर इज़ अ जगलर वेन मीन्स कश्मीर को सुर्खियों में रखना है। और फिर वहाँ पे जो यात्री थे, उनको जो टूरिस्ट थे, उनको धर्म के नाम पे सेग्रीगेट करके चुन चुन के अलग करके उनके बच्चों के सामने, उनके वाइफ्स के सामने, उनके पेरेंट्स के सामने जो कत्लेआम किया, वो जिहाद नहीं है। वो जिहाद नहीं है। वो कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप मासूमों को उनके परिवार वालों के सामने कत्लेआम करो। और वो जब जिहाद नहीं है तो वो था कि हिंदू और मुसलमान का। तो जो आसिम मुनीर ने वो स्टेटमेंट दिया उस दिन, जो लेक्चर दिया, उसी का जो बिल्कुल उसी को बाद में प्ले आउट किया गया इन पहलगाम। सर ये सोच क्या थी, एक अगर समझें पहलगाम के अंदर आपने कश्मीर में सर्व किया है, बालाकोट के वक्त भी आप वहां पर मौजूद रहे, धारा 370 हटी तब भी। टूरिस्ट को टारगेट इस तरह से नहीं किया जाता। टूरिस्ट टारगेट हुए, फिर उसके बाद धर्म के आधार पर कभी सेग्रीगेट नहीं किया जाता। यहाँ तो धर्म के आधार पर कपड़े उतरवा के चेक किया गया। सो क्या सोच थी, मतलब व्हाट पर्पस दे वांटेड टू अचीव? पाकिस्तान की जैसे अंदरूनी हालात अभी आप देखिए, उनकी इकॉनमी, पाकिस्तान रुपए की कीमत वर्सेस डॉलर, चाय पत्ती, चीनी, आटा, चावल, दाल, उनकी कीमतें कहाँ पहुँची हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत कहाँ पहुँची हुई है, और उनकी जो दुनिया में साख है, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी भी मिलिट्री डिसाइड करती है, उनकी फिस्कल पॉलिसी भी मिलिट्री डिसाइड करती है, डिफेंस पॉलिसी तो है ही है। तो उनकी दुनिया में साख है वो उस तरह गिरी हुई है कि जब 370 धारा ख़त्म की गई तो छोड़ के 1-2 देश, कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा था। आज भी जब हमने ये स्ट्राइक किया है ऑपरेशन सिंदूर, आज भी छोड़ के 1-2 देश, चाइना और टर्की, कोई देश पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो ये जब सब होता है और ऊपर मिलिट्री में इतनी करप्शन कि लोग मिलिट्री को क्वेश्चन कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर के सिंध तक, बलूचिस्तान, बाल्टिस्तान और इधर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ईरान का बॉर्डर, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर, हर जगह पाकिस्तान मिलिट्री की शिकस्त। मैं वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी भी सुनने वाले हैं उनको भी समझ आए। हमला हुआ था, और जैसे अभी रक्षा मंत्री जी ने भी बोला, और जैसे पहले हम बात कर ही रहे थे, हमने जिन्होंने आतंकी हमला किया हमने सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई की, ताकि दुनिया को हम ये दिखाना चाहते हैं कि वी आर अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, वी आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, और हम उसको जो हमारे खिलाफ टेररिज्म या आतंकवाद फैलाएगा हम उसको हिट करेंगे, सिर्फ टेररिज्म वो हिट करेंगे। इसलिए मैंने जो पहले बात बोली थी, एज ऑफ नाउ एक्ट ऑफ वॉर नहीं है। अगर हम फौजी हमला कर देते या फौज के ऊपर हमला कर देते तो वो एक्ट ऑफ वॉर हो जाता। हम तो स्टिल क्लेम कर रहे हैं एक्ट ऑफ हम अग्रेसर हो जाते। तो पानी रोकने पे भी एक्ट ऑफ वॉर होने लगता है। उनके क्लेम करने से कुछ नहीं होता है। देयर इज अ इंटरनेशनल
थिंक टैंक्स, द इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो डिसाइड करते हैं। और क्योंकि अभी तक हमारी तरफ से एग्रेशन नहीं हुई है, अभी जब पाकिस्तान की रिटेलिएशन है, अगर वो कुछ करता है हमारी सेना के खिलाफ या हमारी जनता के खिलाफ, फिर वो एक्ट ऑफ वॉर है, फिर हमारे पास सभी ऑप्शंस ओपन हैं कि हम उसको किस तरह से चैलेंज करें। इस पर हमने काफी बात जनरल साहब से की कि पाकिस्तान क्या कोशिश कर सकता है, उन्होंने काफी कुछ बताया भी है। अब दो एयर स्ट्राइक्स, दो कार्रवाइयों की जरा तुलना आप कीजिए। 2019 में जब जनरल साहब कमांडर थे भारतीय सेना के, उस वक्त हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, एक टारगेट था, एक ही हमला। इस बार 9 टारगेट है, 9 हमले हैं। और जो लिस्ट दी गई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें जो लिस्ट थी टेरर कैंप्स की, वो एक्चुअली 21 थी। उन 21 में से ये 9 सिलेक्ट किए गए हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी जो 12 हैं अभी, वो भी हमारे निशाने पर होंगे, पाकिस्तान को अकल आई जाए? देखिए, वो जो टारगेट लिस्ट है, जो हमारी क्या प्रायोरिटी रहेगी, ऑप्शन 1 में हमने इसको लिया, ऑप्शन 2, 3, 4, वो तो जो आज के कमांडर्स हैं उनको मालूम है। लेकिन जो आप बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि इतने टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि यहाँ पे कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है। और दूसरी बात जो है, जो आपने बालाकोट का जिक्र किया, जब 2016 में उरी के बाद में जब एक्शन हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक, वो सिर्फ सेना ने की थी, यानी कि सिर्फ आर्मी का एक्शन था। बालाकोट जब किया गया पुलवामा के बाद, वो सिर्फ एयरफोर्स का एक्शन था। इस बार तीनों सेनाओं के अंग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कोऑर्डिनेटेड एक्शन है। और पहले दोनों बार, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में शायद 5, 6, 7 टारगेट थे, लेकिन वो सारे टारगेट मिलिट्री नेचर के थे, आर्मी नेचर के थे, और एयरफोर्स का टारगेट था सेकंड टाइम। और इस बार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने मिलकर, जैसे आपने बताया, 9 टारगेट बहावलपुर से लेके मुरीद के, जो कि लाहौर के पास में, से लेके राइट अप टू पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, मुजफ्फराबाद, कोटली। तो इस बार जो टारगेट की लिस्ट ही बड़ी नहीं है, टारगेट की रेंज और डेप्थ भी बड़ी है। सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि रेंज भी बड़ी है, डेप्थ भी बड़ी है, किस तरह से हम प्लान करते हैं? क्योंकि पूरा देश गुस्से में था, हर कोई कह रहा था कि जाइए, घुस जाइए, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करिए, हमला करिए, इंतजार कर रहे थे लोग, कब कब कब। हमने सब्र रखा। तो क्या कुछ प्लानिंग होती है, क्योंकि आप बालाकोट के वक्त खुद उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, किस तरह से ऐसे हमले प्लान किए जाते हैं? देखिए, जब जैसे ऑपरेशन संदूर है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ट्राई सर्विसेज टारगेट डिस्ट्रक्शन थी, तो जब तीनों सर्विसेज होती हैं तो उनका कुछ कोऑर्डिनेशन होता है। इसके अलावा आजकल के ज़माने में वर्ल्ड ओपिनियन बहुत मैटर करता है, और उसके लिए हमारे जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, ताकि वर्ल्ड ओपिनियन अपनी तरफ बनाया जाए। और आज के दिन दुनिया में सिर्फ 2 ही खतरे हैं। एक खतरा है टेररिज्म का, और जब भी कहीं टेररिस्ट की घटना होती है पूरे विश्व में, तो उसके तार आके जुड़ते हैं पाकिस्तान से। और दूसरा खतरा दुनिया को है कि न्यूक्लियर वेपन्स इररिस्पॉन्सिबल लोगों के हाथ में नहीं चले जाएं, यानी कि गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आ जाए। और पाकिस्तान में वो खतरा हर वक्त मंडराता रहता है, क्योंकि आज भी पाकिस्तान में एक प्रधानमंत्री है कहने को, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं है, पूरी ताकत मिलिट्री के पास में है। और किस टाइम पे कौन सा जिहादी माइंडसेट वाला मिलिट्री कमांडर जैसे आसिम मनीर है जी, और वो कल क्या कर दे, और दुनिया को इस चीज़ की भी बहुत चिंता है। तो इसलिए तमाम मुल्क इंडिया के साथ हैं कि आप जो भी कर रहे हो उससे दुनिया एक पीसफुल जगह, शांतिमय जगह और बेटर प्लेस टू लिव बनेगी। और ये जो प्लानिंग होती है, लाइक मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। जब वो वर्ल्ड ओपिनियन तैयार कर लेते हैं तो फिर मिलिट्री को गो हेड दी जाती है। इसके अलावा इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो है उसका ध्यान रखा जाता है। जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल फॉल आउट क्या उसका हो सकता है, उसका ध्यान रखा जा सकता है। और इस बार एक बहुत अच्छी चीज़ देखने में आई कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम राजनीतिक दल सब एक गुट होकर के बोलते हैं कि जो भी सरकार करेगी हम सरकार के साथ हैं। ये जो एक हिंदुस्तान ने एक पहली बार ये दिखाया है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड हर देश, जब दुश्मन देश के खिलाफ कार्रवाई होती है तो हर देश एकजुट हो जाता है। और अभी ये अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी ये परंपरा शुरू हो रही है। सर, अब आपसे अब जानना चाहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ टारगेट्स, स्पेशली भावलपुर जैश ए मोहम्मद
मुरीद के लश्कर तैयबा और मुजफ्फराबाद हिजबुल मुजाहिदीन, ये वहां से आतंकवादी भेजते थे, आप उनका कश्मीर में सफाया करते थे। कभी पाकिस्तान में जाके भी किया होगा तो आप हमें बताएंगे नहीं, मुझे ये पक्का पता है, हो सकता है किया हो। लेकिन इन तीनों जगह की सिग्निफिकेंस क्या है? भावलपुर में तो मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत इन हुई। तीनों जगह की सिग्निफिकेंस जो है, जो मैंने पहले बात की थी कि पंजाबी पाकिस्तान मुसलमान का जो माइंड सेट है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, जब आप जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पे हिट करते हो, मसूद अजहर के 14 फैमिली मेंबर जब मारे जाते हैं, जब आप मुरीद के में हिट करते हो जो लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, जब आप मुजफ्फराबाद में हिट करते हो जो कि सईद सलाउद्दीन का हिजबुल मुजाहिदीन का जो हेडक्वार्टर है, तो इसका मतलब यह है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम धरती के आखिरी कोने तक जाएंगे और मिट्टी में मिला देंगे। इसका यह है कि आप कहीं भी हो, आप सेफ नहीं हो, वी विल गेट यू। और ये एक बहुत बड़ा संदेश है पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, जो पाकिस्तान के टेररिज्म को चलाते हैं, कि अभी पाकिस्तान में कोई भी जगह सेफ नहीं है। वी विल नॉट रेस्ट्रिक्ट आवर एक्शन ओनली टू पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। हम पंजाब में भी आके हिट करेंगे, और डीप और रेंज, जैसे मैं पहले बोल रहा था, रेंज देखिए भावलपुर से लेके मुजफ्फराबाद, और डेप्थ देखिए कोई 100 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर अंदर जाकर के उनको हिट किया। तो आपको आपने कहा कोई टारगेट सेफ नहीं है पाकिस्तान में, रावलपिंडी भी नहीं। पाकिस्तान में एक चीज होती है स्ट्रेटेजिक डेप्थ। किसी भी मुल्क की स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो होती है वो कितना ऑब्जर्व कर सकता है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ नियर जीरो है, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान का पंजाब खत्म हुआ तो बलोचिस्तान शुरू हो जाता है। वहाँ पे तो पाकिस्तान की आर्मी घुसने से डरती है। ऊपर की तरफ खैबर पख्तूनख्वा शुरू हो जाता है, वहाँ भी वही हाल है। और नीचे सिंध है, सिंध और पंजाबियों में अभी चोलिस्तान डेजर्ट को लेकर के एकदम हंगामा मचा हुआ है। और ऊपर आज़ाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान। तो जो इनकी डेप्थ है ये लिमिटेड है अप टू इंडस रिवर। और आजकल के जो हथियार हैं जो मार कर सकते हैं हवा के जरिए, जो किश्तियों से या नाव से या समुद्री जगह से फायर किए जा सकते हैं, ज़मीन से फायर किए जा सकते हैं, उनकी रेंज पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ से कहीं ज़्यादा है। सर यहाँ पर इसलिए कोई भी पाकिस्तान में कहीं भी सेफ नहीं है। फिराज, इफ यू अलाउ मी, इसी में मेरा वो था कि हाँ, जो हर कोई सेफ नहीं है, तो मैं पूछना चाह रहा था रावलपिंडी भी सेफ नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है, जीएचक्यू बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए कई लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं सुबह से कि अगर पाकिस्तान आर्मी टेररिज्म का बिल्कुल फाउंटेन हेड है तो हमने रावलपिंडी को क्यों नहीं हिट किया। वो इसलिए हिट किया कि अगर हम पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट करते हैं तो जैसे मैंने पहले बोला कि फिर हम अग्रेसर माने जाएंगे, हम एक्ट ऑफ वॉर को इनिशिएट करेंगे। अभी जब पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा हमारे सिविलियन के खिलाफ या हमारी मिलिट्री के खिलाफ, फिर देखो रावलपिंडी भी एक ऑप्शन है। सर मोदी जी ने कहा था ना, आतंक और आतंक के आकाओं को और जो इनके पीछे जो हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो पीछे कौन है ये तो पूरी दुनिया को मालूम है ना। तो मैम वही है, अभी तो देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है, तो पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर भी डेफिनेटली बाकी है, अभी तो शायद ट्रेलर भी खत्म नहीं हुआ है। बाय द वे ये आज यही नरवणे जी ने बोला है, हाँ, जनरल नरवणे ने बोले हैं यही शब्द कि पिक्चर अभी बाकी है। आप भी ये कह रहे हैं, फॉर्मर आर्मी चीफ भी ये कह रहे हैं, तो मतलब अभी वाकई सर तो कह रहे हैं ट्रेलर भी खत्म नहीं हुआ। कई अच्छा, क्योंकि सर तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए जो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान, में बार बार उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो उसका माइंड सेट है ना, जो वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। और जैसे वो कुछ करेगा, जैसे मैंने पहले बोला, हम उससे भी 10 गुना करेंगे। तो वो जब पाकिस्तान को हर्ट करेगा, जब ब्लीड करेगा, जब हिट करेगा, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। तब जो इंटरनल इम्प्लोजन, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक, बलोचिस्तान से लेकर इधर गिलगिट बाल्टिस्तान या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक, फिर वो जो पंजाबी मुसलमान के खिलाफ, पाकिस्तानी मुसलमान के खिलाफ जब अंदर से एक आक्रोश उठेगा, वो आक्रोश अभी चल रहा है चोलिस्तान में। सिंधी जो है पाकिस्तानी पंजाबियों के खिलाफ वो एक बहुत तगड़ा मुजाहरा कर रहे हैं। हजारों की संख्या में वहाँ पे ट्रक जो है जाम लगा हुआ है, उनके नेशनल हाईवे। तो ये अंदर ही अंदर हो रहा है। ये नहीं तो पहले कब सुना था हमने पाकिस्तान में कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अभी लोग उनके मुंह पे बोल रहे हैं। एक वीडियो देखा होगा सभी दर्शकों ने, थोड़ी देर पहले खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस पाकिस्तान मिलिट्री को बोल रही है आपके जर्नैल को हम अपने बूट की नोक पे रखते हैं। तो ये चीज़ें पहले पाकिस्तान में नहीं होती थी, अभी ये हो रही हैं। और दुनिया देख रही है कि जो पाकिस्तान के जर्नैल हैं वो अपनी ज़मीनें ले रहे हैं, जगीरें ले रहे हैं, कॉर्नर प्लॉट्स ले रहे हैं, पिज़्ज़ा चेन्स चला रहे हैं, और सीमेंट फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, वो तो बिजनेस कर रहे हैं। तो लड़ाई तो फिर कौन करेगा? सर आपने कहा इंटरनल रिवोल्ट होगा पाकिस्तान में, ये इंटरनल रिवोल्ट पाकिस्तान की आर्मी में भी मुमकिन है क्या?
बिल्कुल है जी। देखिए, जब रिवोल्ट कब होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आप स्टार्ट कर लीजिए, उससे भी पहले चल जाइए। जब आपका बच्चा भूखा है तब आप किसी भी हद तक जाओगे। और जो पाकिस्तान के हालात बन रहे हैं, इकोनॉमी पहले ही डोल्ड्रम्स में है, फॉरेक्स रिजर्व सिंगल डिजिट में आ चुका है, और उसके अलावा जो पाकिस्तान मिलिट्री है वो राजों महाराजाओं की तरह रह रही है। और जो अभी हालात पाकिस्तान के हैं वो पाकिस्तान मिलिट्री ने बनाए हैं। जो इंडस वाटर ट्रीटी का पानी बंद हो रहा है, इधर से इंडिया हमला कर रहा है, तो जो कॉमन सिटीजन है वो फिर पाकिस्तान मिलिट्री को क्वेश्चन करेगा कि आपके कारण मेरे बच्चे को रोटी नहीं मिल रही। जब वो सिचुएशन आएगी जहाँ रोटी अगर मान लो कि 500 रुपये में रोटी मिल रही है, फिर जो इंटरनल रिवोल्ट है, फिर वो जो पब्लिक है, फिर वो इन मिलिट्री वालों को क्वेश्चन करेगी। यानी पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई अब नहीं रोक सकता, उसके लिए बाहर की किसी की मदद की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही हो जाएंगे। बिल्कुल मैम, उसके लिए बस सिर्फ वक्त दीजिए उनको, वो खुद ही कर लेंगे। आपने ये भी कहा कि इररिस्पॉन्सिबल लोगों के हाथ में न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, ये दुनिया को तय करना चाहिए। बिल्कुल, दुनिया ये इस बात के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है कि दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनमें से पाकिस्तान ही सिर्फ एक ऐसा देश है कि जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स की कल की सेफ्टी के बारे में कोई गारंटी नहीं ले सकता। सर, बहुत से लोगों का मानना है कि ये बालाकोट में पहले हो गया था, अब ऑपरेशन सिंदूर में इनकी न्यूक्लियर बोगी की हवा निकल गई, प्रूव हो गया कि वो ब्लैकमेल है केवल। और देखिए, जो बालाकोट में हो उस टाइम का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान जमीन आसमान का फ़र्क है। उस टाइम के पाकिस्तान की मिलिट्री और आज के पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत डाउन है, जबकि इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस हैं 2019 से लेकर आज तक हमारे पास इतने अभी और अच्छे हथियार और इक्विपमेंट आई हुई हैं कि हमारा मिलिट्री का स्तर और ऊपर चला गया है। सो आज का जो पाकिस्तान है, इकोनॉमिकली ले लीजिए, मिलिटरी ले लीजिए, या किसी भी तरीके से ले लीजिए, आज का पाकिस्तान 2019 के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और इसीलिए जो हम शुरू में बात कर रहे थे, आपने भी जिक्र किया, पिनाज जी ने भी जिक्र किया था, कि इस इकोनॉमी के साथ जो वॉर फाइटिंग स्टेमिना किसी देश का नापा जाता है, पाकिस्तान का वॉर फाइटिंग स्टेमिना मुझे नहीं मालूम 4-5 दिन से ज़्यादा है, जबकि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, हमारी जो मिलिट्री है, जो हमारी माइट है, एंड उसके जितने भी बार पाकिस्तान इस चीज़ में घुसेगा उतना ही उसका स्टेमिना डाउन जाएगा। और ऊपर से जैसे मैंने पहले बोला, अफ़गान बॉर्डर से लेकर ईरान बॉर्डर से तक, और इधर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर सिंध तक जो पाकिस्तान की आर्मी फैली हुई है, अंदरूनी शांति बनाए रखने के लिए भी फैली है। तो कितनी ताकत के साथ वो हिंदुस्तान की जो माइट है, जो मिलिट्री माइट है, उसका सामना कैसे कर पाएगी वो? सर, एक सवाल जो है कि ठीक है, जब उरी हुआ उसके बाद भी हमने बदला लिया सर्जिकल स्ट्राइक करके, पुलवामा हुआ, बालाकोट किया, अब हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ये लोग बाज नहीं आए अपने हरकतों से। बिल्कुल मैम, वो तो मैंने तो आपको बताया। व्हाट वुड बी द परमानेंट सॉल्यूशन? लाइक अब तो हम घर में बिल्कुल मतलब लाहौर के पास जाके घुस के मार के आ रहे हैं, तब भी बता रहे हैं कि भाई इतनी ताकत है हम में, उसके बावजूद भी रुक जाएंगे, ऐसा आपको लगता है? परमानेंट सोल्यूशन देखिए, जिस देश ने टेररिज्म को अपनी स्टेट क्राफ्ट या स्टेट्स पॉलिसी बना लिया हो और बेशर्मी से कर रहे हैं, सारी दुनिया को मालूम है। कल मैं उनके जो मिनिस्टर है उनकी इंटरव्यू देख रहा था, तो वो जर्नलिस्ट है, वो जो एंकर है, वो पूछ रही है कि आपके इतने टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, आपके बाहर टेररिस्ट मिल रहे हैं। वो कहता नहीं, हमारे कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है। फिर उसको बताना पड़ा कि ओसामा बिन लादेन भी आपके यहाँ से मिला था, तो फिर शर्मिंदा हुआ। तो दुनिया को मालूम है, और ये अपने आप को बस बोलते रहते हैं कि वी आर अफेक्टेड बाय टेररिज्म। देखिए, थोड़े दिन पहले उनका एक मिनिस्टर का ही इंटरव्यू आया था कि हमने यूएसए के लिए किया ये। जब सोवियत वहाँ पे थे अफ़गानिस्तान में, तब हमने जो मुजाहिदीन या तालिबान, हमने इनको ट्रेन किया, हमने इनको। अब ये देखिए कितना माइंडसेट है कि वो वेस्ट के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि हमने जो सिविलियंस को ट्रेनिंग दे के आर्म करके जो यूज़ किया वो वेस्ट की हेल्प के लिए था, और अभी वो हमारे ऊपर ख़तरा बन रहा है। तो मैं पूछता हूँ कि जो 1947 में रज़ाकार आए थे, ऑपरेशन गिब्राल्टर, जो रज़ाकार आए थे वो भी सिविलियन थे, उनको भी पाकिस्तान आर्मी ने हथियार दिए थे, पाकिस्तान आर्मी ने ट्रेन किया था और फिर कश्मीर के अंदर घुसाया था कि शायद कश्मीर का अवाम भी एकदम से उठ जाएगा। तो इनकी पॉलिसी जो अभी बोल रहे हैं कि वेस्ट के कारण हम 30 साल से कर रहे हैं, ये 1947 से कर रहे हैं। सिविलियन को वेपन दे करके ट्रेन करके अपने जो काम ये इनकी मिलिट्री नहीं कर पाती उसके लिए उनको यूज़ करना।
तो टेररिज्म तो इनका जो है स्टेट पॉलिसी 1947 से है, फ्रॉम द डे ऑफ द इंसेप्शन। अभी ये वेस्ट के ऊपर मर रहे हैं, वो गलत बात है सर। वो मंत्री सर बाय द वे वो इनके डिफेंस मिनिस्टर थे। और एक और बड़ी मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पहलगाम से पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का नाम आपके कितने दर्शकों को मालूम था? किसी को नहीं। सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम मालूम था। अचानक पहलगाम होता है और आर्मी चीफ अंडरग्राउंड हो जाता है, और कहीं से एक इंसान आता है, कहते हैं ये हमारा डिफेंस मिनिस्टर है, वो स्टेटमेंट देने लगता है। और देखिए ये एक जिसको हम कहते हैं त्रासदी है उस मुल्क की। कहने को सिविलियन गवर्नमेंट है, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर कौन है वो किसी को मालूम नहीं। आईएसआई के हेडक्वार्टर में तो खुद पूरी गवर्नमेंट उठ के जाती है सर, मिलने के लिए, मीटिंग करने के प्रेजेंटेशन लिए। होती हैं ऐसे हेडक्वार्टर में। जो फॉरेन पॉलिसी है, जो फिस्कल पॉलिसी है, वो पहले मिलिट्री अप्रूव करती है। ये आज का लेकिन इनका स्टेटमेंट सर आप कैसे देखते हैं इसको? इन्होंने कहा कि भारत, सवाल पूछा गया क्या आप भारत से बात करेंगे, तो उन्होंने कहा भारत हॉस्टिलिटीज रोके, शांत हो तो हम बात करने के लिए तैयार हैं भारत से। पहले दिन ही बात की। देखिए मैंने बोला ना, जिसके घर में दाने नहीं है ना, उसके जो कुछ भी करेगा ना, तो उसको मालूम है कि शाम की रोटी नहीं बनेगी। और उनको ये भी मालूम है कि जब पब्लिक भूखी मरेगी तो ये हुक्मरान जो है ना, इनको देश के बाहर नहीं जाने देंगे वो। तो अभी नाउ दे आर फाइटिंग, जिसको हम कहते हैं ना रिस्पेक्टेबल एग्जिट। दे आर लुकिंग फॉर एन एग्जिट। दे हैव टू लुक फॉर, ऑप्शन नहीं है ना। लड़ाई के लिए हिम्मत नहीं है, 4 दिन से ज़्यादा लड़ नहीं सकते हैं। फॉरेन रिजर्व इतना है नहीं है कि अभी लड़ाई के दौरान हथियार और एमुनिशन खरीद सकें। और ऊपर से अगर मान लो कि लड़ाई, प्रॉपर लड़ाई लगती है, तो इनको याद है 1971 में इंडियन नेवी ने क्या किया था कराची हार्बर के साथ। और इतना इनके कंट्री में पेट्रोल डीजल नहीं है कि वो 4 दिन से ज़्यादा लड़ाई लड़ सकें। तो जब उसको अपनी सच्चाई मालूम है, लेकिन वो जो मैं बात कर रहा था चौधरपन, उसको नहीं छोड़ना है। और अभी वो ढूंढेगा कोई तीसरा मुल्क कि हमारी सुलह करा दीजिए, हमारा वो ठीक ठाक कर दीजिए। तो वो रिस्पेक्टेबल एग्जिट मतलब रिस्पेक्टेबल एग्जिट ढूंढेगा। तो ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारे दुश्मन या हमारे इलाके में कोई ऐसी लड़ाई हो जिससे हमारे भी देश को नुकसान हो, दुश्मन देश को भी हो। लेकिन अगर लड़ाई हमारे ऊपर थोपी जाती है, तो हमारा देश का पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मिलिट्री हर वक्त तैयार है टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल बाउंड्रीज, टू प्रोटेक्ट आवर सिटीजन्स। उसमें मुझे कोई शक सवाल नहीं है। सर, ये आपको कोई गुंजाइश या आशंका लगती है कि ये 1-2 दिन के अंदर, या जब भी पाकिस्तान कोशिश करेगा, अगर करेगा तो ये मामला ग्राउंड फोर्सेस के पास भी जा सकता है, जमीन पर भी कुछ हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं जो हमें मालूम है, और उस ऑप्शंस में वो कितने हद तक, कितनी इंटेंसिटी से, किस लेवल तक जाता है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। तो वो जैसे अपनी साख बचाने के लिए कुछ करेगा, लेकिन उसको उस लेवल पे नहीं ले जाएगा कि जहां उसको फिर टुकड़े टुकड़े हो जाए। ये मेरा सोचना है। लेकिन जैसे हिंदुस्तान का जो रिस्पॉन्स है कि अगर आप कुछ करोगे तो हम उसका और करारा जवाब देंगे, ये बात पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी। लेकिन हर बार की तरह ये नहीं हो सकता कि आपने ये किया, मैंने ये किया, चलो अभी खुशी खुशी रहते हैं। सर, ये बस इसलिए पूछा सर कि क्या ये लड़ाइयाँ जो हैं वो अब हवा में ही लड़ी जानी है? देखिए, कहीं भी लड़ी जा सकती है। आजकल की लड़ाई ग्राउंड पे, हवा में, साइबर में, सी पे, स्पेस में, आजकल की लड़ाई कहीं भी लड़ी जा सकती है। घर में बैठे हुए ड्राइंग रूम से भी लड़ी जा सकती है। और अभी उस कौन सा वाला वो कॉम्बिनेशन या स्टैंड अलोन अप्रोच अपनाते हैं, ये वक्त बताएगा। सर, आप कह रहे थे तो पिक्चर अभी बाकी है, तो छोड़िए, तो ट्रेलर भी नहीं है अभी हिंदुस्तान की तरफ से। तो इस ट्रेलर में और क्या हम एंटिसिपेट कर सकते हैं अपनी तरफ से? मैम, 9 टारगेट, 21 मिसाइल, और जो हिंदुस्तान की मिलिट्री माइट है, अगर हम उसको देखें, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उस मिलिट्री माइट के कंपैरिजन में जो 21 मिसाइल हैं, ये ट्रेलर भी नहीं है। तो यानी अगर जरूरत पड़ी तो हम उस बिल्कुल मैम, एक्सटेंट तक जाएंगे, और वो लीडरशिप भी है हमारे पास। बिल्कुल मैम, हमारे जो झिझकती नहीं है। बिल्कुल हमारे क्योंकि करगिल वॉर में हमने वायुसेना, हमारे फाइटर जेट्स को एलओसी नहीं पार करवाई थी, लेकिन ये नया भारत है, मोदी का भारत है। बालाकोट में हमने एलओसी और इंटरनेशनल बाउंड्री पार करके प्रॉपर पाकिस्तान में जाके हिट किया। और इस बार तो पाकिस्तान में 2 जगह पर, वो भी पंजाब में। तो ये जो चीज़ है कि पंजाब में आकर के हिट करना, ये पाकिस्तानी पंजाबी को
नागवार है। सर आप कह रहे हैं ट्रेलर भी नहीं है, हमने तो जो खास तौर पर मुरीद के में लश्कर तैयबा का जो कैंप है और बावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, इनकी पहले की तस्वीरें और अब बाद की मिसाइल अटैक के बाद की तस्वीरें देखी तो तहस नहस करना, ध्वस्त कर देना, दैट इज द वर्ड। उस कैलिबर का हथियार गिरा है वहां पर, वो जो भी है। हमारे जो वेपन सिस्टम, जैसे मैंने बोला 2019 से पहले भी और 2019 के बाद में खास करके जो हमारे वेपन सिस्टम्स हैं वो इस कदर इम्प्रूव हुए हैं, उनकी इस तरह कदर उनकी प्रिसीजन और उनकी इंटेंसिटी और उनका इम्पैक्ट इस कदर बड़े हैं कि अभी तो मकान की खिड़की के अंदर भी डाल सकते हैं। तो जो आपने वीडियोस देखे पहले के और बाद के, वो इन्हीं वेपन सिस्टम्स का ही, अगर 9 जगह पे 21 मिसाइल फायर की गई हैं तो यानी कि एवरेज 2 से 3। अगर 2 मिसाइल से ये हालत है तो आप सोचिए जब पूरी माइट आएगी, मतलब 25 मिनट 21 मिसाइल में ये हालत हो गई है, तो फिर जब पूरी ताकत से लड़ेंगे तो क्या होगा? सर स्पेशली बहावलपुर में तो मतलब सीलिंग, छत, फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट तक सुराख करके कंक्रीट के अंदर वो मिसाइल पहुंची। जो टारगेट और वेपन सिस्टम मैचिंग बोलते हैं इसको कि टारगेट जो आपके पास इंटेलिजेंस मौजूद है, जहां आपका कुछ विजुअलाइजेशन है टारगेट के बारे में, उसी हिसाब से वेपन सिस्टम यूज़ किया जाता है। और बहावलपुर में क्योंकि वो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, तो ये शायद इंटेलिजेंस या विजुअलाइजेशन होगी कि उसमें मल्टी टीयर्ड जगह होगी और बेसमेंट पक्का होगी फॉर प्रोटेक्शन। तो उस पे उस किस्म का हथियार यूज़ किया गया कि जो 2 या 3 लेंटर को पार करके फिर जाके एक्सप्लोड करे। और उसी के कारण जैसे अभी खबरें आ रही हैं कि 14 फैमिली मेंबर अजहर मसूद के, तो वो उसमें मारे गए हैं। तो ये वेपन सिस्टम मैचिंग बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मिलिट्री स्ट्रेटजी का। तो मसूद अजहर कह रहे हैं कि काश मैं भी उनके साथ ही होता, मेरे को भी। चलो उनकी इच्छा पूरी होगी ना, जरूर होगी, क्योंकि जितना उन्होंने हमारे हिंदुस्तानियों का कत्ल किया है ये तो ऊपर वाला भी देख रहा है। स्पेशली सर इन दोनों लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मसूद अजहर और हाफिज सईद? ये क्योंकि हमारे लोगों के जमान में बस गए 2 नाम। देखिए ये 2 नाम जो है ना, ये 2 नाम कहीं भी नहीं होते अगर पाकिस्तान मिलिट्री नहीं होती या पाकिस्तान की डीप स्टेट ना होती। ये पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान डीप स्टेट की क्रिएशन है। अगर इतने बड़े आतंकी हैं, इंटरनेशनल आतंकी हैं, और आपके देश में शरेआम घूम रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनके पीछे पाकिस्तान मिलिट्री है। तो जब तक पाकिस्तान मिलिट्री इस तरह के काम करने से नहीं हटेगी तब तक नाम बदली होते रहेंगे। आज हाफिज सईद है, कल को कोई और आ जाएगा। लेकिन जब तक ये सोच एज अ सिटीज़न और एज अ कंट्री नहीं बदलती कि हमें जैसे दुनिया में बाकी सब लोग शांति से रहते हैं, हमें उस तरह से उस माहौल में रहना है, तब तक ये सिचुएशन चलती रहेगी। और उसके लिए फिर अंत में आकर के पूरे दुनिया के मुल्क इकट्ठे होकर के ही कुछ करेंगे। यहाँ भी वही सिचुएशन है, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। इंडिविजुअल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट इंडिविजुअल्स आर डिस्पेंसेबल। पाकिस्तान ISI का ये सिस्टम है कि जो भी आदमी उनके काम का नहीं रहता वो सडनली जहाँ तो गैब हो जाता है, जहाँ मर जाता है। नया हाफिज बना देंगे आप, नया तो वो लायबिलिटी समझते हैं कि अभी ये आदमी लायबिलिटी हो गया है, इसके ऊपर इंटरनेशनल केसेस चल रहे हैं, इसके ऊपर पूरा दुनिया का दबाव आ रहा है, इसको टेररिस्ट घोषित कर दिया UN ने, इसको ये कर दिया, तो वो फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। फिर वो नया बंदा लाते हैं, नया नाम लेते हैं, नई तंजीम बनाते हैं, लेकिन सिस्टम सारा वही है। सर ये क्या टेम्पलेट बन गई है अब हमारे लिए, और क्या हमें खुदा ना खास्ता वेट करना चाहिए कोई और टेरर अटैक हो तो हम दोबारा कार्रवाई करें, या अगर ये पनपते हैं दोबारा कैंप्स तो दोबारा हिट करेंगे? जी नहीं, हमें अभी साथ के साथ, जैसे एक बड़े ऑपरेशन के बाद में जख्म को साथ के साथ साफ करना पड़ता है ताकि उसमें गैंग्रीन सेट इन नहीं हो जाए, तो हमें ये सफाई साथ के साथ करते रहना पड़ेगा। मतलब इसको थोड़ा समझाएं कि अभी हमने ये अटैक किया, टेरर कैंप आपने मार दिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि और भी जगह हैं और उन्होंने कई एस्केप रूट भी, अपने हाइडआउट्स भी ढूंढे होंगे, तो ये मौजूद हैं, तो अब इनको कैसे साफ करें? मैम इसके लिए वही चीज़ है, जब जैसे जैसे ये आते हैं और आपको खबर मिलती है उनको वही नष्ट करना है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जो तरीके यहाँ पे बात नहीं की जाती वो तरीके भी अपनाए जाते हैं, दुनिया अपनाती है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कवर्ट ऑपरेशन भी हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उस जख्म को गैंग्रीन नहीं बनने देना है। उस जख्म को जितनी जल्दी साफ हो सके उसको साफ करना है। ये पॉलिसी रखनी पड़ेगी,
क्योंकि हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि अभी और 6 साल तक उनको चुप रहने दें, कुछ नहीं करें, फिर एकदम से फिर एक और पुलवामा, एक और पहलगाम होगा। Sir, but the solution lies in Pakistan Army also. Sir, So how to tackle problem lies in Pakistan problem Army. army and the solution is Solution there. also there. So how to tackle that? क्योंकि But- हम उनके ऊपर aggressive जाएंगे तो वो act of war हो जाएगा. So how to tackle that? मैम अभी जो पाकिस्तान आर्मी की जो सिचुएशन है, जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू फाइट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर। एक लफ्ज़ है मिलिट्री का, वॉर फाइटिंग स्टेमिना। जो पाकिस्तान का वॉर फाइटिंग स्टेमिना वीज़ा वी हमारे बहुत अंतर है। तो प्रोलॉन्ग्ड वॉर जो है वो पाकिस्तान के हद में नहीं है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उनके फौजी खुद छोड़ के भागेंगे कि अभी तो मरने वाली नौबत आ रखी है, और ये पाकिस्तान मिलिट्री के लीडर्स को मालूम है, कमांडर्स को मालूम है, और वो उस हद तक नहीं जाएंगे जहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री ही डिसइंटीग्रेट हो जाए। और जैसे कि आपको मालूम ही है कि जो बलूच हैं, जो सिंध हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो जो सोल्जर्स हैं उनके घर में ऑलरेडी एक उठ रही है रेवोल्यूशन। सो बहुत जल्दी अगर ये पाकिस्तान मिलिट्री कुछ नहीं करती तो बहुत जल्दी ये जो रेवोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री में भी आएगी। Okay. क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अपने जवान को खुश नहीं रख सकते, और ऊपर से जिस मिलिट्री में मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, हिंदूज भी हैं, उस मिलिट्री का चीफ उठ के बोलता है कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान मिलिट्री में पाकिस्तानी हिंदू नहीं है, पाकिस्तानी सिख नहीं है, हैं। अभी मैं मिलिट्री कमांडर हूँ, लेकिन मैं खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता कि ये धर्म ऐसा है, ये धर्म वैसे है। मैं हर धर्म की इज्जत करता हूँ, क्योंकि मेरे जवान हर धर्म से आते हैं। वो देश के लिए लड़ते हैं, वो धर्म के लिए नहीं लड़ते हैं। टू प्रोवोक योर मिलिट्री टू से कि भी तुम धर्म के लिए लड़ोगे, तो वो तो फिर मुल्ला लोग वो काम करते हैं, मिलिट्री कमांडर्स नहीं करते हैं। सर, आप कितने कॉन्फिडेंट है या उम्मीद है आपको कि इवेंचुअली पाकिस्तान की फौज को अकल आएगी और चेंज ऑफ हार्ट या चेंज ऑफ माइंड होगा? अभी हम सफाई कर रहे हैं, कल को ये परमानेंट सफाई खुद करें आतंक की। देखिए, चेंज ऑफ हार्ट या चेंज ऑफ माइंड का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चेंज ऑफ सिचुएशन जरूर होगी। जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, ये हालात अगर ऐसे नहीं संभले तो और गंभीर होंगे। कितनी देर तक IMF या वर्ल्ड बैंक इनको लोन दे के इनके कर्जे माफ़ करता रहेगा? कितनी देर तक टर्की या चाइना इनको हथियार देते रहेंगे और ये उसका पैसा वापस नहीं करेंगे? एक दिन आएगा जब वो बोलेंगे कि अभी इतना कर्जा आपके ऊपर हो गया, अभी आधा पाकिस्तान आप हमें दीजिए। उस दिन आने से पहले उम्मीद करते हैं कि इनके हुक्मरानों को अकल आएगी और ये अपने देश को बचाएंगे। और सर, चीन के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से भी वो पाकिस्तान को ठीक ठाक बैकिंग करता है, और शायद पाकिस्तान जो इतना उछलता है उसमें एक रीज़न बहुत बड़ा चीन भी है। मैम, सबसे बड़ा रीज़न चीन है, क्योंकि शाहूकार नहीं चाहता कि उसके जिसने उधार ले रखा है वो डूब जाए। चीन बाकी कुछ भी कर सकता है, चीन अपना पैसे का कर्जा माफ़ नहीं करता है। अगर वो किश्त भी थोड़ी ढीली करता है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लेता है। तो चीन बहुत क्लियर है कि वो शाहूकार है, उसने उधार दे रखा है और वो उधार उसने वापस लेना है। जो CPEC बना, जो ग्वादर पोर्ट बना, वो एक तरह से अपने देश का कुछ हिस्सा बेचने वाली बात है, और पाकिस्तान ने वो अपने देश का एक हिस्सा बेचा। लेकिन आज भी CPEC और ग्वादर जो है वो फंक्शनल नहीं है, क्योंकि वो पूरा बलूचिस्तान के बीच में से निकलता है और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान से निकलता है। इतनी लंबी लॉजिस्टिक्स लाइन को सिक्योरिटी पाकिस्तान आर्मी नहीं दे पा रही। और ऊपर से जो चीन के प्रोजेक्ट्स है, चीन ने भी अपना पैसा वापस खींचना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट आता है उसमें सबसे पहले पाकिस्तान मिलिट्री अपना हिस्सा मांगती है। और जो पाकिस्तान मिलिट्री जो मिलिट्री का कमांडर अपना हिस्सा लेकर रिटायर हो गया, जो नया आता है वो दोबारा मांगता है। तो चीन वाले कब तक देंगे इनको? सर, फाइनली एक दो सवाल। इस वक्त जो सरकार है भारत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके आउटलुक पर जो इनका जो रवैया है या आउटलुक है आतंकवाद को लेकर स्पेशली, इस पर आपको लगता है कि हमने इंटरनेशनल प्रेशर्स की कोई परवाह की नहीं, चीन अमेरिका, या उन्होंने इंटरेस्ट लिया नहीं? देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर्स की परवाह नहीं की या इंटरेस्ट नहीं लिया की बात नहीं है। इंटरनेशनल ओपिनियन अपने हक में बनाया। देखिए, लीडरशिप का सशक्त होना सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो एक अच्छा निर्णय लें, स्ट्रॉन्ग निर्णय लें। उस सशक्तिकरण का एक हिस्सा ये भी है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वर्ल्ड ओपिनियन को अपने तरफ क्रिएट करें। और इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्यों वर्ल्ड ओपिनियन हमारे हक में आएगा। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं हम, एंड इंटरनेशनल पीपल दे रिस्पेक्ट डेमोक्रेसीज।
हमारा एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने बोला हो मैं गद्दी से नहीं उतरूंगा। जैसे ही रिजल्ट आता है टीवी के ऊपर, कार में बैठते हैं, राष्ट्रपति भवन जाते हैं, अपना इस्तीफा देते हैं, अगले दिन नए प्रधानमंत्री जी की शपथ ग्रहण होता है और उसमें पुराने प्रधानमंत्री आते हैं। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री उतरता है, जहाँ जेल जाता है, जहाँ भाग जाता है। ये भी हमारी एक सशक्तिकरण। दूसरी चीज, अभी 2-3 दिन पहले हम 5वीं इकोनॉमी से वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी बन गए। अभी एक तरफ देश है जो वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी एंड स्टिल ग्रोइंग, और दूसरी तरफ एक ऐसा देश है अगर आप उसके दोस्त बनोगे तो आपसे उधार मांगेगा। ये अगर हिंदुस्तान के दोस्त बनोगे तो कुछ ना कुछ आपका फायदा करेगा। तीसरा रीजन ये है कि हमारी पॉपुलेशन, जिसके बारे में बहुत से लोग बोलते हैं कि ठीक नहीं है, मैं कहता हूं कि हमारी पॉपुलेशन 1/6 ऑफ द वर्ल्ड, वी आर 1/6 ऑफ द वर्ल्ड इन ह्यूमन रिसोर्स। कोई देश अगर सुई भी बनाता है तो बेचने के लिए हमारे पास आना पड़ेगा। यह भी कारण है कि जो देश हिंदुस्तान के साथ में अलाइन करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिगेस्ट इकोनॉमिक माइट, बिगेस्ट मिलिट्री माइट, बिगेस्ट पॉलिटिकल माइट, बिगेस्ट डेमोक्रेटिक माइट, बिगेस्ट ह्यूमन रिसोर्स माइट। अगर आपको ही अपना कोई दोस्त चुनना है, जब हम बच्चे होते थे क्लास में सेलेक्ट करते थे किसको दोस्त बनाएं, तो क्या आप उसको बनाते थे जो बिल्कुल आपसे पैसे लेके अपना ब्रेड पकौड़ा खाएगा, या उसको बनाते थे जो आपको खिला भी देगा, ताकतवर भी होगा, आपकी हेल्प भी करेगा, आपकी पढ़ाई में भी मदद करेगा? ये इंटरनेशनल रिलेशन और क्लासरूम एक जैसी बात है। तो हर देश, इसलिए जो हमारे आज की सरकार का जो सशक्तिकरण के तरीके से वो काम कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, और इसमें बहुत बड़ा हाथ है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसमें बहुत बड़ा हाथ है हमारी डेमोक्रेसी का, उसमें बहुत बड़ा हाथ है हमारी पॉपुलेशन का। तो ये सब चीज़ों को मिला करके आज हिंदुस्तान एकदम प्रोग्रेस के रास्ते पे चल रहा है और पाकिस्तान उसके उल्टा चल रहा है। आपने तो चूंकि गवर्नमेंट के हैंड इन हैंड काम किया 370 के, खास तौर पर 370 के दौर में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, इनके निर्देश क्या होते हैं, किस किस्म के होते हैं टेंस सिचुएशंस में, क्राइसिस सिचुएशंस? क्लियर कट, काम, क्लियर, कंसाइज, क्रिस्प। और जब भी आपके नीचे, आप भी किसी ना कुछ, कोई आपकी टीम नीचे होगी 10, 20, 50, 100 लोगों की, अगर एज ए लीडर आप उनको बड़ा क्लियरली बोलोगे ये काम इस लेवल का 5 बजे तक हो जाना चाहिए, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप बोलोगे देख लेना, कर लेना, तो फिर तो 7 दिन के बाद भी वो नहीं करेगा। तो किसी भी लीडरशिप में, और हमारे आज की जो लीडरशिप है उसमें बहुत काम, क्लियर, कंसाइज एंड क्रिस्प निर्देश दिए जाते हैं। और निर्देश ही नहीं दिए जाते, जो आपके नीचे काम करने वाला है, क्योंकि मैं 370 के टाइम पे कोर कमांडर था, उसको रिसोर्सेज भी दिए जाते हैं, उसको रिसोर्सेज दिए जाते हैं, उसको काम अपना अच्छे से करने के लिए जो चीज़ वो मांगता है उसको मुहैया कराई जाती है। सिर्फ निर्देश देने से काम नहीं होगा। अगर आपके जो नीचे वाला कमांडर है, या मिनिस्टर है, या पॉलिटिशियन है, या ब्यूरोक्रेट है, अगर उसके पास में एसेट्स और रिसोर्सेज नहीं है तो कैसे करेगा? टास्क दिया जाता है, साथ में उसके काम करने के लिए वो चीज़ें दी जाती हैं जिससे उसका काम आसानी से हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जनरल ढिल्लन, बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियोज में आए, और आज के दिन आपसे बात करना सौभाग्य है कि इतनी सारी बातें जानने को हमें मिली, और आने वाले वक्त में हमें खासकर नियर फ्यूचर में किन चीज़ों को लेकर अलर्ट रहना है, ये भी आपने बताया। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। और हाफिज सईद पर इस वक्त क्या बड़ी खबर आ रही है आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।